Hello students, I am Simi Elang, physics teacher from GPS Academy. Students, as we are doing chapter gravitation and in the first lecture we have done the introduction part. We have done the Kepler's law of planetary motion. Today we will understand about universal law of gravitation or you can say Newton's law of gravitation. तो यहाँ पर न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बताया था। तो इस केस में हम सबसे पहले इस लॉ को स्टेट करते हैं। ये लॉ ये स्टेट करता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज़ is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between these particles. तो इन दिस केस कि अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडीज़ कंसीडर कर लें तो उन 2 बॉडीज़ के बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें ये बताया कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि उनके बीच के डिस्टेंस क्या है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्हीं 2 फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा F=G m1m2/r²। यहाँ पर ये जो G लिखा है इस G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ इस G को अगर हम डिफ़ाइन करें तो स्टूडेंट इससे पहले अगर मैं ये डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्म। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F=G m1m2/r²। नाउ वी विल डिफाइन G। सो G को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये सारी टर्म्स हैं इन टर्म्स को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इट विल बिकम G=F r²/m1m2। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इन मासेस की वैल्यू 1 यूनिट लेते हो और जो डिस्टेंस है 2 बॉडीज़ के बीच में उसको भी यूनिटी कंसीडर करते हो तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग G जो है वो इक्वल टू F आ जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है बिटवीन 2 बॉडीज़, जिन बॉडीज़ का मास हमने यूनिट मास लिया है और उनके बीच में डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, यूनिट डिस्टेंस ले रहे हैं। सो इन दिस वे वी डिफाइन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं यूनिट ऑफ जी के यूनिट डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर जी के यूनिट डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब अपने क्या करना है, इन सभी जो टर्म्स हैं क्वांटिटीज़ के यूनिट्स लिखने हैं। फोर्स के ऐसे यूनिट होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर और मासेस के ऐसे यूनिट होते हैं केजी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमने पुट की तो ऐसे यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट आप यहाँ पर G की वैल्यू लर्न करेंगे। G की वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू लर्न करनी है आपने 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सो स्टूडेंट्स लर्न दिस वैल्यू। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, कि मतलब 2 बॉडीज़ के बीच में फोर्सेस जो हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव होंगे, रिपल्सिव नहीं होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। और नेक्स्ट, क्योंकि फिज़िक्स में हम बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स एक जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है वो हमें एक वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। देन इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा है, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो ऐसे फोर्सेस जिनके फॉर्मूले में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर समथिंग हो क्वांटिटी, उसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये जो फोर्स है वो हमारा एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब 2 बॉडीज़ के बीच में ये लाइन ज्वाइनिंग, जो अगर मैं इन 2 बॉडीज़ की सेंटर को लेकर एक लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये फोर्सेस इन सेंट्रल फोर्सेस कह रहे हैं कि इनके बीच में ये इन लाइन के अलोंग फोर्सेस लगेंगे।
नेक्स्ट है कि ये फोर्सेस जो हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे फोर्सेस जिन फोर्सेस के कारण अगर हम कुछ काम करते हैं, वर्क करते हैं, उन फोर्सेस के कारण जो वर्क होगा वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो इसकी डिटेल जो है वो हम +1 में लर्न करते हैं। तो अभी आप ये लर्न कर लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिन फोर्सेस की वजह से अगर हम कुछ वर्क करते हैं वो वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे कि हम किस पाथ से वो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्रेविटेशन फोर्सेस जो होते हैं वो दोनों बॉडीज़ के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट में लगते हैं। तो इसका मतलब वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाते हैं। सो इफ़ वी कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी, तो इनके बीच में अगर मैं कहूँ कि ग्रेविटेशन फोर्सेस लग रहे हैं तो इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। F1 और F2 जो हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्सेस अगर ए जितना बी पर लगा रहा है उतना ही बी भी ए पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये तो जो लॉ था ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, जिसमें एक्शन रिएक्शन की बात करते थे। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं।